आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी में हम देखते हैं डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। यानी कि जो भी फूड हम लोग लेते हैं उसका ब्रेक डाउन हो सिंपल, और वो पार्टिकल कैसे हों जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं, ऐसे फॉर्म में वो फूड हमारा ब्रेक हो। अब दूसरी बात, ये डाइजेशन होता कहाँ है। तो डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला होता है माउथ, दूसरा होता है इसोफेगस, तीसरा होता है स्टमक, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 पार्ट होते हैं जिनमें डाइजेशन होता है। तो जो भी फूड हम लोग लेते हैं उसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हम लोग आज 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले तो फूड फिजिकली और मैकेनिकली दो तरह से, फिजिकली और केमिकली दो तरह से डाइजेस्ट होता है। फिजिकली एक तो जैसे हम कोई भी फूड पार्टिकल्स फूड लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसे चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। फर्स्टली फूड इज चिव्ड इन अवर माउथ। तो सबसे पहले फूड चबाया जाता है ताकि वो फिजिकली ब्रेक हो जाए स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एंजाइम एक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड डाइजेस्ट हो। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड है जो इसे सिक्रेट करती हैं इन एंजाइम्स को डाइजेशन में। तो ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड है पैनक्रियाटिक ग्लैंड या पैनक्रियाज, चौथी ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और पांचवी जो ग्लैंड है वो है लीवर। ये 5 तरह की ग्लैंड होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है सलाइवा, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो सैलिवरी एमाइलेज होता है। सैलिवरी एमाइलेज में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टाइलिन PTYLINE, और जो दूसरा होता है वो लाइसोजाइम होता है। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और जो क्या कहते हैं लाइसोजाइम होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे फूड में कोई अगर मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे डाइजेस्ट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl सिक्रेट होता है, म्यूकस भी सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज से पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल एमाइलेज सिक्रेट होता है। लीवर से जैसा कि हम जानते हैं बाइल सिक्रेट होता है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज।
ये एंजाइम होती है सैलिवरी एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को लगभग 40% हमारे मुंह में ही, माउथ में ही डाइजेस्ट कर देती है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट आगे बढ़ता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में बचा हुआ जो 60% है वो डाइजेस्ट होता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टमक में कौन कौन सी वो हैं एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती हैं। कोई भी फूड मटेरियल हम लेते हैं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में है, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जिसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ये सब कार्बोहाइड्रेट है। वैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसे एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट है जो कि अब वेस्टिजियल है, जिसमें ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स हुआ करती थी, अब नहीं है। वो पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि अब वेस्टिजियल है। तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए हमने रोटी खाया तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च जो लगभग 40% तो मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया, माउथ में ही, तो बचा जो वो डाइजेस्ट होगा स्टमक में। स्टमक में माल्टोज में डाइजेस्ट होगा। माल्टोज में जो एक डाइसेक्राइड है उसमें ब्रेक होगा। इसमें कौन कौन से एंजाइम लगेंगे हम लोग देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो एंजाइम हो सैलिवरी एमाइलेज है, जो कि माउथ में ही है। उसके बाद HCl है, जो कि हमारे स्टमक में। अब तीसरी एंजाइम जो है वो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये दोनों एंजाइम हमारे स्टमक में है, ये माउथ में। और जो चौथी एंजाइम है वो है इंटेस्टाइनल एमाइलेज। ये हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लगभग जो 40% है वो ये सैलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है। जो बचा हुआ लगभग 5% के लगभग ये डाइजेस्ट करता है HCl। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो लगभग 50% डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। और जो इंटेस्टाइनल एमाइलेज होता है ये भी लगभग 5% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, अगर मान लीजिए माल्टोज के अलावा और कोई डाइसेक्राइड में ब्रेक होता है, जैसे कि लैक्टोज और सुक्रोज में, ये तीनों डाइसेक्राइड हैं। ये जब ब्रेक होंगे तो मोनोसैक्राइड बनाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से मोनोसैक्राइड बनाते हैं ये। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में ब्रेक हुआ, तो माल्टोज डाइसेक्राइड है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये ब्रेक करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज में, जो कि ये भी डाइसेक्राइड है, अगर इसमें ब्रेक होता है ये, तो वो ब्रेक होगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में। ठीक है। अगर ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज में ब्रेक होता है, सुक्रोज में ब्रेक होगा, तो ये बनाएगा, जो मोनोसैक्राइड बनाएगा वो है फ्रक्टोज। और जो दूसरा मोनोसैक्राइड है वो है ग्लूकोज। यानी कि ये तीनों डाइसैक्राइड जो हैं वो एक कंपोनेंट ग्लूकोज में ब्रेक होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो लैक्टोज। अगर मान लीजिए माल्टोज है तो इसमें दोनों ग्लूकोज हैं,
लैक्टोज है तो एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है। सुक्रोज है तो एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। माल्टोज जो होगा लगभग 50% इसमें ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज में ब्रेक होगा, सॉरी 80% होगा ये। अब उसके बाद लैक्टोज जो है वो लगभग 10% में ब्रेक होगा, 10% उसका कंपोजिशन होगा हमारी डाइट में। और जो सुक्रोज है वो भी 10% ही है, यानी कि जो मेजर पार्ट है वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा और 10% ये गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक होगा। अगर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी डाइसैकेराइड है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, तो मेजर कंपोनेंट जो उसका होगा वो ग्लूकोज ही बनाएगा, उसके बाद गैलेक्टोज बनाएगा, उसके बाद फ्रुक्टोज बनाएगा। तो ये डाइजेशन हमारा माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में मेनली ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में, और जो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होते हैं उन्हें फिर से उसमें प्रोसेसिंग होती है और वो ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं या ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो दोनों मोनोसैकेराइड ही तीनों। तो ग्लूकोज में पहले ब्रेक होना पड़ता है लैक्टोज और फ्रुक्टोज को, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को, तभी ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो देखते हैं कैसे एब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। तो इसके दो मैकेनिज्म हैं मेनली, एक है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूज़न से जो ग्लूकोज होगा वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन जो मेजर पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मटेरियल, अगर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा वो भी, और अगर फैट डाइजेस्ट होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद सम स्टेंट में, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ ड्रग्स होते हैं, वही एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सिंपल डिफ्यूज़न में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उससे ब्रेक होना है तो ग्लूकोज में अगर ब्रेक होगा तभी ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे बॉडी में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो पाएगा। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या कहते हैं, जो फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज है वो पहले क्या कहते हैं प्रोसेसिंग होगी, उसमें वो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र होगा, कन्वर्ट होगा। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये क्या कहते हैं फ्रुक्टोज का या फिर गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली ये दोनों कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हीं में एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं। वही एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या करती हैं कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस से इसका कार्बोहाइड्रेट जो भी डाइजेस्ट हुआ वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन।